नमस्कार। आपका बंटी के इस श्रृंखला में अब हम चर्चा करेंगे इसके छठे भाग पर। हमने अब तक देखा कि पिछले अध्याय में हम का अंत जहाँ पर होता है वहाँ हमने देखा कि जब वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ तुम पापा के पास गई थी और वहाँ क्या हुआ, और उसका जवाब देते हुए वह उससे बताती हैं कि अब बंटी सिर्फ उनका है और उन्हीं के साथ रहेगा। और इसके बाद जब उसकी माँ खूब रोने लग जाती हैं और उनसे लिपटकर वो भी रोने लग जाता है, उसके बाद जैसे कि बंटी के जीवन में बहुत कुछ बदल सा जाता है, काफ़ी परिवर्तन हुआ अब वो अपने जीवन में अपना लेता है। सबसे पहले तो वो क्या करता है कि बंटी का अपनी माँ का जो रोना था वो उसको कहीं ना कहीं बहुत अधिक समझदार बना देता है। समझदार की परिभाषा उसके लिए थी कि ना तो वह किसी भी चीज़ की ज़िद करेगा, ना खाना खाने के लिए आनाकानी करेगा, सब काम खुद कर लेगा और समझदार बड़ों की तरह समझदारी वो दिखाते हुए अपनी माँ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। वो अपनी माँ को कोई भी ऐसा कारण नहीं देना चाहता जिससे कि उनकी माँ जो है परेशान हो जाए। इसी से ही वह एक निष्कर्ष पर भी पहुंचता है कि माँ की उदासी का, परेशानी का जो कारण है या उनके रोने का जो कारण है वो कारण पापा से जुड़ा हुआ है। तो अपनी माँ को प्रसन्न रखने के लिए वो सबसे पहले अपने पापा की दी हुई सारी चीज़ों को अलमारी में बंद कर देता है। उनके दिए गए खिलौने, उनके दिए गए पत्र, सब चीज़ों को वो अपने खिलौनों की अलमारी में बंद कर देता है और साथ ही टेबल पर उनकी एकमात्र तस्वीर जो उस घर में मौजूद थी उसको भी उठाकर वो खिलौनों के अलमारी में बंद कर देता है। उसकी माँ को ये पता चल जाता है, वो देखती है और देखकर मुस्कुरा देती है, कुछ उससे कहती नहीं है। उनका कुछ ना कहना बंटी को अधिक कचोटता है। अपने पिता की सब चीज़ों को माँ की नज़रों से दूर कर देना, वो कहीं ना कहीं यह समझता है कि वह पापा के प्रति एक बड़ा कदम उठा रहा है कि वह पापा की ना तो बात करेगा, ना पापा को याद करेगा, और बच्चों की तरह अपनी उंगलियां क्रॉस करके वो एक कसम खाता है कि वह पापा की ना तो कोई बात करेगा और ना ही उनकी दी हुई किसी भी चीज़ को माँ के सामने लेकर आने देगा। इसी में वो महसूस करता है कि माँ मुस्कुरा रही हैं लेकिन उनकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही हैं। बंटी बहुत ही ध्यान से अपनी माँ को ऑब्ज़र्व करता है कि उसकी माँ की मुख मुद्राएं किस प्रकार बदलती हैं, उनकी मुख मुद्राएं क्या कहती हैं। इस बात को वो बहुत आसानी से अपनी माँ के चेहरे से पढ़ लेता है। वो देखता है कि उसकी माँ उसकी बात सुनकर तो मुस्कुराई हैं लेकिन उनकी आंखें कहीं ना कहीं उदासी से आज भी भरी हुई हैं। वह समझ नहीं पाता कि उनकी उदासी किस प्रकार की उदासी है। इसके बाद वो बहुत छोटी छोटी सी बातें जो पिछले अध्याय में हमने देखी थी कि आम के पेड़ के बड़े होने की बात थी, तो उसको सोचने लगता है कि कैसे ये इस तरीके से मेरे साथ बड़ा होगा। और करते करते वो जो है पत्र की बात उसे ध्यान आती है और वो सोचता है कि मैं पत्र लिख सकता हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, समझदार हूँ, मैं पापा को पत्र लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि मैं मम्मी की तरफ हूँ। पापा और मम्मी की लड़ाई में मैं मम्मी की तरफ हूँ, इसलिए मैं पापा की ना तो दी हुई किसी भी चीज़ को का इस्तेमाल करूँगा और ना ही मैं उन्हें कोई पत्र लिखूँगा। लेकिन क्योंकि वह बच्चा है, उसके लिए माँ जितनी ज़रूरी है उतना ही पिता भी ज़रूरी है, क्योंकि माँ के साथ वो रहता है इसलिए वो बहुत अधिक उनसे जुड़ा हुआ है, लगाव महसूस करता है। पिता से उतना नहीं करता लेकिन फिर भी उसे पिता की ज़रूरत होती है, चाहे वह ज़रूरत किसी भी तरीके की हो। वो याद करता है कि पिताजी ने उसको एक किताब के पीछे एक पत्र लिखकर भेजा था, तो जब भी माँ इधर उधर होती थी वह उस पत्र को खोलकर देखता था और उसको देखते हुए उसे याद आता है कि उसे अपने पिता का पूरा एड्रेस याद है, 8A एल्गिन रोड, वो बहुत अच्छी तरीके से उसे याद है। और उसे अपने पिता की बात रह रहकर याद आती है, क्या तुम कलकत्ता आओगे तो हम बोटैनिकल गार्डन देखेंगे, हावड़ा ब्रिज देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें उसे बार बार याद आती रहती हैं। इस बार बार याद आती हुई बात पर बच्चे के मन में जो ये चीज़ें उठ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं उसकी जो एक ये बनावटी समझदारी है जो उसने अपने ऊपर लाद ली है ज़बरदस्ती अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए, वो उसी समय हावी होने लगती है और उसके मन में जो ये चीज़ें उठने लगती हैं कहीं ना कहीं उन्हें वो दबाना शुरू कर देता है। उसकी ये जो उसकी समझदारी उभरती है और उससे जो ये जो चीज़ें दब जाती हैं, कुचल जाती हैं,
इससे उसके भीतर भी कुछ ना कुछ कुचल जाता है। अपनी इच्छाओं को वो मारता रहता है और इन इच्छाओं को मारने से कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ इकट्ठा होता चला जाता है, जिसे वो रोके रखता है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को प्रसन्न रखने के लिए। वो ये भी महसूस करता है कि उसके ऊपर अचानक से बहुत अधिक जिम्मेदारियां आ गई हैं। वो जिम्मेदारियां माँ की प्रसन्नता से जुड़ी हुई हैं। उसे समय से खाना खाना है, उसे कोई ज़िद नहीं करनी है, फूफी को परेशान नहीं करना है, उसे रोना नहीं है, उसे बिलखना नहीं है, और किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे उसकी माँ जो है परेशान हो जाए। इसके बाद वो अपनी माँ की रोज़मर्रा की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा है। वह उसकी माँ उससे पूछकर साड़ियाँ सेलेक्ट उसे करवाती है कि वो किस दिन क्या पहने, और वो बहुत ही समझदारी से अपनी माँ के लिए साड़ी सेलेक्ट करता है। और जब उसकी माँ जो है उसकी पसंद की हुई साड़ी पहनती हैं तो वो अपने आप को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझने लगता है। इसी बीच जो है जब उसकी माँ कॉलेज चली जाती हैं तो वह वहाँ दरवाजे पर गेट पर खड़ा होकर दूर तक सड़क को देखता रहता है। उस सड़क को जिसका अंत बहुत निकट है, वो समझ नहीं पाता है कि ये सड़क कहाँ तक जाती होगी। इस सड़क के एक छोर पर कहीं एक बस्ती भी है, तो वो उस सड़क पर छाई हुई उदासी को बहुत आसानी से महसूस करता है। और वो ये भी महसूस करता है कि महसूस नहीं करता है बल्कि वो ये सोचने की कोशिश करता है कि क्या ये सड़क कलकत्ता तक चली जाती होगी। तो कलकत्ता का जो ख्याल है बार बार रह कर उसके मन में आता है, और फिर उसे अपनी वो उंगलियां क्रॉस करके खाई हुई कसम याद आ जाती है कि वो पापा को याद नहीं करेगा। इसके बाद वो शाम के समय अपनी मम्मी के साथ लेटा होता है और सप्तऋषि तारे को रात में देख रहा होता है और वो अपने माँ के द्वारा सुनाई गई बालक ध्रुव की कहानी याद करता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, उसने 5 वर्ष की उम्र में तपस्या की थी, तपस्या क्या होती है। उसके प्रश्नों की पंक्ति में एक ये भी जुड़ जाता है कि तपस्या क्या होती है। उसकी मम्मी उसे बताती हैं कि अपने मन को मार लो, बस यही तपस्या होती है। अब ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि अपने मन को मार लेना क्या तपस्या होती है। तो मैं तो बहुत दिन से अपने मन में माँ को प्रसन्न रखने के लिए बहुत कुछ मार रहा हूँ, तो क्या मैं भी तपस्या कर रहा हूँ। लेकिन वो ये सोचता है कि मेरी इस तपस्या से कौन खुश होगा, क्या पापा खुश होंगे या मम्मी खुश होंगी, कौन खुश होगा इससे। और अगर मेरी तपस्या में इतनी ताकत है तो क्या मम्मी पापा फिर से मिल पाएंगे अपनी तपस्या पर। ये प्रश्न उसके मन में बहुत ज़्यादा उमड़ने लगते हैं। इसी बीच वो अपनी माँ से ये प्रश्न भी कर बैठता है कि माँ, क्या तपस्या से मम्मी पापा की पक्की वाली जो कट्टी हो रखी है, क्या उसमें सुलह हो सकती है। और ये बात सुनकर शकुन जो है उससे प्रश्न कर बैठती है कि क्या तुझे पापा के पास जाना है। ये प्रश्न सुनकर उसे लगता है कि मम्मा कहीं ना कहीं नाराज़ हो गई है, और वो बंटी एक बड़े असमंजस में पड़ जाता है। हाँ कहने पर कहीं माँ नाराज़ ना हो जाए और झूठ बोलने पर कहीं उसकी तपस्या ना खराब हो जाए, इसका डर उसे रहता है। लेकिन फिर भी वो ये अपने भीतर साहस जुटाकर कहीं धीमे से स्वर में कहता है कि हाँ, मुझे पापा के पास जाना है। और इस बात में उसके हाँ में ना तो ये पूरी तरीके से इस बात का आश्वासन था कि हाँ, उसे पापा के पास जाना ही है, और ना ही उसमें ये मजबूरी भी थी उसके हाँ में कि अब वह पापा से मिल नहीं सकता। इसकी मजबूरी भी उसकी हाँ में कहीं ना कहीं छिपी हुई थी। तो इस आश्वासन में और मजबूरी के बीच में वो कहीं ना कहीं खड़ा हुआ होता है। इसके बाद माँ जो है, अगला दिन होता है और गर्मी की छुट्टियों के बाद उसकी माँ वापस से कॉलेज चली जाती है, और जाते जाते अपनी फूफी को कहती हुई जाती है कि शाम को टीचर्स पार्टी है और तुम तैयारी करके रखना, और कहकर वो चली जाती हैं। उनका ये कहना बंटी को फिर से कहीं समझदार बना देता है। उसे समझ में आता है कि मम्मी की टीचर्स पार्टी है तो घर में बहुत सारा काम है, इसलिए वो अपनी फूफी के साथ मिलकर बहुत हेल्प कराता है। साफ़ सफाई में उनका हाथ बटाता है, खाना बनाने में भी हाथ बटाता है। और इस बीच में ही वो जो है अपनी फूफी से कहानियाँ जो है सुनने की बात करता है। तो फूफी उसे कहीं ना कहीं झिड़क देती है कि मेरे पास बहुत काम है, मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी।
फिर भी वो पूछ लेता है कि अच्छा माँ, वो जो फूफी जो बालक ध्रुव ने तपस्या की थी इसके बारे में वो जानना चाहता है, लेकिन फूफी जो है उसे मना कर देती है। और फिर जो है काम करते करते जब वो बंटी फूफी का हाथ बटा रहा होता है और आलू की छोटी छोटी टिक्कियाँ जैसी फूफी बताती है वो बना रहा होता है, उसी बीच जो है वो उनसे सोनल रानी की कहानी सुनता है, जिसमें वो रानी जो है डायन का रूप धारण करके अपने बच्चों को खा जाती है। और ये कहानी सुनते सुनते वो डर भी जाता है। और उसके बाद जो है फूफी उसे बताती कि ये सब कहानी किससे होते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती, ये सब मनगढ़ंत होता है। तब जाके उसको थोड़ा सा राहत मिलती है और उसके बाद कुछ बेवकूफ़ों की कहानियाँ सुनकर वो प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद जो है उसके शाम का समय उसकी माँ के जो कलीग्स थे, सहकर्मी थे, वे आती हैं और उनके घर में एक पार्टी जैसा माहौल हो जाता है। और बंटी जो कि दीपा आंटी से बहुत ज़्यादा अपने आप को नज़दीक महसूस करता है, वो उनके गोद में बैठ जाता है, उनसे बातें करता है, अपना बगीचा दिखाता है। और इसी में ही वो ये महसूस करता है कि टीचर्स जब एक साथ सब मिल जाती हैं तो कितना शोर करती हैं, और यही टीचर्स जब क्लास में होती हैं तो बच्चों को कितना डांटती हैं शोर मचाने के लिए। बार बार कहती हैं कि क्या सब्ज़ी बाज़ार लगा रखा है और किस तरीके से शोर मचा रहे हैं, बार बार हमें चुप रहने को कहती हैं। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कितना चकर चकर करती हैं और खूब शोर मचाती हैं। तो एक छोटा बच्चा टीचर्स के बारे में, उनके बात शोर करने के बारे में किस प्रकार सोच रहा है, इस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसी में उसे मिसेस सक्सेना दिखाई देती है और मिसेस सक्सेना की बात को सोचते हुए वह ये बताता है कि वो लोगों के दोहरे चरित्र को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। वो याद करता है कि जब वो कॉलेज में मम्मी के साथ गया था तो वहाँ पर जो है मिसेस सक्सेना ने उसका गाल थपथपा कर कहा था कि ये बहुत स्वीट और इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन जैसे उसने पीठ घुमाई थी वैसे ही बता दिया था कि ये बहुत ज़िद्दी और माँ के लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बच्चा है, क्योंकि प्रिंसिपल का बेटा है तो इसे कोई डांट नहीं सकता। ये सब जो है बातें होते होते फिर वक्त आता है उसकी माँ की मीटिंग का, जिसके लिए उसने अपने सारी कलीग्स को बुलाया था घर पर। और मीटिंग शुरू करने से पहले वे बंटी को कहती हैं कि अब तुम जाओ और बाहर जाकर खेलो बगीचे में। और ये बात सुनकर वो थोड़ा सा अपमानित सा और आहत सा महसूस करता है कि मैंने सारे दिन इतनी मेहनत की और माँ ने मुझे इस तरीके से बाहर निकाल दिया। वो नहीं समझ पाता उस वक्त पर। उसे मम्मी के द्वारा बाहर इस तरीके से भेजा जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी समझदारी का परिचय देते हुए ये सोचने की कोशिश करता है कि हाँ, माँ ने मुझे भेजा है इसलिए क्योंकि माँ को बहुत ज़रूरी काम है। माँ कोई सामान्य माँ थोड़ी ना है, मेरी माँ प्रिंसिपल है और काफ़ी दिनों बाद जब कॉलेज गई है तो काम भी ढेर सारा रहा होगा, उनकी मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रही होगी, इसीलिए उन्होंने मुझे जो है बाहर भेजा है। और इसी में वो देखता है कि माँ जो है कुछ फाइलें निकालती हैं और फाइलों को देखकर उसे फिर से अपने पापा की याद आ जाती है कि पापा भी अपना काम करने के लिए फ़ाइलें निकालते होंगे, इसी तरीके से फ़ाइलों को रखा करते होंगे। और अचानक से उसे याद आता है कि उसे पापा के बारे में नहीं सोचना है। उसने कसम खाई हुई है कि वो पापा के बारे में बात तो क्या, वो सोचेगा भी नहीं। तो इस प्रकार उसको रह रहकर बार बार अपने पापा की याद आती है और वो बार बार प्रयास करता है कि उसे पापा की याद ना आए। तो ये जो उसका मानसिक व्यापार चल रहा है, इससे वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ भी महसूस करता है। और कहीं ना कहीं इसमें एक चाइल्ड साइकोलॉजी ये भी है कि बच्चे को जिस चीज़ के लिए मना किया जाए या वो खुद से सोचे कि मुझे ये नहीं करना, वो करने का उसे बार बार मन भी करता रहता है। उसे जो है बार बार ऐसा लगता है कि माँ और उसके बीच में हमेशा कोई ना कोई रहता है, या तो कॉलेज रहता है या तो फिर कोई और रहता है। जब उनकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है और माँ मुँह धोकर वापस आती हैं तो फिर से वे तैयार होकर कहीं और जाने के लिए तैयार होने लगती हैं, जिससे कि बंटी सोचता है कि माँ को अब तो कम से कम मेरे साथ रहना चाहिए था, पूरा दिन मैंने काम किया है, मैं थक गया हूँ, माँ ने मुझे पूछा भी नहीं है, और कम से कम अब इस वक्त तो उन्हें मेरे साथ रहना चाहिए था। उसे ऐसा लगता है कि मम्मी और उसके बीच में जब भी कोई आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। और ठीक ऐसा ही शकुन भी महसूस करती है। तो शकुन के समान वो भी अपनी माँ को लेकर उतना ही पॉजिटिव है। उसे ऐसा लगता है कि उसके और उसकी माँ के बीच में कभी भी कोई नहीं होना चाहिए।
उसे जब वह माँ से पूछता है कि भाई आप तुम कहाँ जा रही हो, तो उसकी माँ उसे कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उसे ये कह देती कि मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम है और मुझे जाना है। वो नहीं उसको बता रही होती है कि उन्हें कहाँ जाना है। ये बात उसे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कचोट रही थी कि मैं इतना समझदार हो गया हूँ और मैं इतनी समझदारी से सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ, उसके बावजूद माँ मुझे नहीं बता रही, नहीं बताना चाहती तो ना बताए, ये वो कह देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो इस बात से घुट रहा होता है कि माँ मुझे क्यों नहीं बता रही कि वह कहाँ जा रहे हैं। उसको ये भी लगता है कि वह अब जिद नहीं करेगा, इसलिए वो दोबारा पूछेगा भी नहीं कि माँ कहाँ जा रही है। तो उसको कहीं ना कहीं ये भी एहसास होता है कि उसका समझदार होना कितना मुश्किल है। उसे लगता है कि उसे समझदार नहीं होना चाहिए, और समझदार अगर वह नहीं होता है तो माँ दुखी होती है, और अगर वो समझदार हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपने भीतर वो बहुत कुछ दबाए रखता है, जो दबाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। इसी बीच फूफी कह देती है कि आप जहाँ भी जा रही हैं बंटी को भी साथ लिए जाओ, मैं थोड़ी देर में ही उसे तैयार कर दूँगी। फूफी की ये बात सुनकर वो थोड़ा सा उत्साहित होता है, लेकिन माँ जो है उनकी बात नहीं मानती और बंटी को घर छोड़कर चली जाती हैं। और जब वे बंटी को छोड़कर चली जाती हैं तो उसके अकेलेपन के साथ ही फूफी उसके साथ होती हैं, और उसे लगता है कि फूफी कहीं ना कहीं उसकी बहुत अपनी है। जब वो अकेला होता है माँ उसके साथ नहीं होती है। इसके बाद उससे फूफी प्रश्न करती है कि तुम अचानक, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने समझदार कैसे हो गए हो? अगर पहले जैसी परिस्थिति होती तो तुम अपनी माँ को इस तरीके से जाने नहीं देते, ज़मीन पर लेट जाते, रो रो कर आसमान सर पर उठा लेते और ज़िद के मारे तुम उनके साथ जाकर ही रहते, लेकिन आज तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उसे ये तक कहती है कि समय से पहले तुम्हारा इस तरीके से समझदार हो जाना या बूढ़ा हो जाना, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तुम उसी तरीके से ही अच्छे लगते हो जैसे तुम पहले व्यवहार किया करते थे। इसमें ये बात सुनकर उसे ऐसा मन करता है कि वो खूब ज़मीन पर लेट लेट कर रोए, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। उसके बाद लोहे का जो उनका गेट लगा होता है वो कहीं खटकता है, तो उसे लगता है कि माँ आ गई है, और वो भागकर गेट पर जाता है। तो वह पाता है कि माँ जो है डॉक्टर जोशी की गाड़ी में से उतरी है। तो वो तुरंत समझ जाता है कि डॉक्टर जोशी से मिलने माँ गई थी और मुझे लेकर नहीं गई थी। और वो ये भी सोचता है कि डॉक्टर जोशी क्यों आए हैं, मैं तो बीमार भी नहीं हूँ। वो उनके द्वारा लगाई गई सुई और दवाइयों की जो याद थी उसके जहन में फिर से ताज़ा हो जाती है, और वो देखता है कि माँ जो है बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं है, ना वो पहले जैसी उदास लग रही हैं, बल्कि वे प्रसन्न सी नज़र आती हैं। और इस तरीके से डॉक्टर जोशी का अचानक से उसके सामने आ जाना उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करता है, और यहाँ से डॉक्टर जोशी उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू करते हैं, और डॉक्टर जोशी इस उपन्यास में एक नए पात्र के रूप में इस भाग में सामने आते हैं। और ये सब देखकर कि माँ उनके साथ से आ रही है और माँ फिर उसके बाद उसका हालचाल नहीं पूछती, उसके साथ बैठती नहीं है, ये सब देखकर बंटी काफ़ी आहत होता है, और फिर वो खूब फूट फूट कर रो पड़े, ऐसा उसका मन करता है। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, क्योंकि उसके बचपन पर कहीं ना कहीं बनावटी समझदारी बहुत अधिक हावी होती चली जा रही थी। इस भाग में इतना ही। जो भी प्रश्न हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।